लिए वो होल बना है मुझे नहीं मालूम, बहुत ऊंचाई पे। मैंने वो क्यूब्स वो होल में फेंक करके उसको मारे, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसको टच हो जाए और वो उठ जाए। 3-4 क्यूब से मेरे पास, मैंने सब मारे, उसको लग गया क्यूब, वो उठ गया। भाई ये सब ऑफ द रिकॉर्ड बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि नार्को की हकीकत आपको बताऊँ क्या है। तो मैंने क्यूब से उसको उठाया, वो उठ गया, और मैंने उसको कहा कि चुपचाप खामोशी से नीचे जो है दरवाजे के नीचे तुम बैठ जाओ, मैं भी नीचे बैठ जाता हूँ। तो हम लोग दोनों दीवार के बीच में जो दोनों तरफ जो दरवाज़ा था उसके नीचे बैठ गए, और मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता कहा, क्योंकि सब एटीएस वाले खाना वाना खाने के लिए बाहर गए हुए थे उस तरफ, गेट के उस तरफ। तो मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता कहा, देखो मैं नार्को करके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा सब सच तो सामने आ गया होगा, कल तुम छूट जाओगे। नहीं आप देखिए, मैंने कहा कोई छूटेगा नहीं, और नार्को की हकीकत ये बेवकूफ़ बना रहे हमको, और कल तुमको ले जाने वाले। तुमने हाँ 24 घंटे से मुझे खाना पीना बंद कर दिया है, और मेरे वेरियस मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, नार्को से पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो मैंने कहा कल तुम जाओगे तो वो जो डॉक्टर है वो बड़ी शैतान है, और तुमको जो ना मिसगाइड करेगी, इस तरह के जो है फालतू सवालात करेगी। तो उसने बोला क्या करना है? मैंने कहा हर सवाल का एक ही जवाब देना है। तुम बेगुनाह हो ना, मैं भी बेगुनाह हूँ। बोला हाँ, हर सवाल का एक जवाब देना है, मैं बेगुनाह हूँ और मेरा नाम आसिफ खान बशीर खान है। वो अगर पूछेंगे तुम्हारी बीवी का नाम, तुम्हारे बाप का नाम, तुम्हारे बच्चों की तादाद, कितने बच्चे हैं, शादी को कितने साल हुए, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि हम देख चुके थे 5 के बाद क्या आता है और 6 के बाद क्या आता है। तो मैंने कहा तुम्हारे को एक ही जवाब देना है, मैं आसिफ खान हूँ और मैं बेगुनाह हूँ। उसने कहा ठीक है शुक्रिया जनाब। दूसरे दिन गया और उसने वही किया। उसको इतना मारी, डॉक्टर एस मालिनी ने इतना मारी कि वो बेहोश हो गया, और उसको इसने कहा कि ये हार्डकोर पर्सन है, कोई सवाल करती हूँ वो जवाब वही देता है, मैं जो है पुटअप कर रही हूँ उसके माउथ के अंदर कि ये जवाब दे, वो भी जवाब नहीं देता है, ये हार्डकोर है, ये हेड है इनका। तो इस तरह से वो बच गया। बाद में उसकी सीडी भी नहीं दिखाए, क्योंकि हर सवाल का जवाब वो दे रहा था, मैं बेगुनाह हूँ, और ना बाद में उसको नार्को की वजह से इसको टॉर्चर किया गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नार्को है ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। नार्को के नाम पर ऑन ओथ जब हमारे एक एक्यूज़ ने कोर्ट के अंदर, मौका स्पेशल कोर्ट के अंदर गवाही दी, तो प्रोसिक्यूशन ने पूछा नार्को क्या है, आपका नार्को हुआ? तो उसने कहा हुआ। तो उसने कहा नार्को क्या है? प्रोसिक्यूशन को लग रहा था ये बताएगा कि एनेस्थीसिया दिया जाता है, सवाल होता है, जवाब दिए जाते हैं। उसने बोला बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को फंसाने का एक साधन नार्को है। ये रिकॉर्ड पे लेना पड़ा, जज हक्का पक्का रह गया, ये क्या जवाब दे रहा और मैं क्या लिखूं? बोले साहब जो जवाब दे रहा लिखना पड़ेगा आपको। उसको लिखा गया, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन नोट जो है डिपोजिशन किया गया। तो अजीज़ भाइयों, मैं आपसे ऑडियंस में आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि नार्को, अच्छा 2 तरह के नार्को है, एक लीगल और एक इलीगल। यानी डॉक्टर एस मालिनी जो कर रही है कितना लीगल है आप समझ लीजिए, लेकिन मैं इसको लीगल टर्म कर रहा हूँ क्योंकि कोर्ट की परमिशन ली जाती है, उससे पहले 8-10 जो है मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं, भूखा प्यासा रखा जाता है, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेंगलोर लाया जाता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट एनेस्थीसिया देने के अंडर में जो है ये नार्को किया जाता है, ये लीगल माना जाता है। एक इलीगल नार्को है, एटीएस टॉर्चर रूम में, एटीएस काला चौकी के अंदर कुछ डॉक्टर्स आते हैं, कोई परमिशन नहीं है कोर्ट का, कोई जो है मेडिकल टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और वो सीधा सुला देते हैं ज़मीन पर और इंजेक्शन दे देते हैं, एनेस्थीसिया वहीं दे देते हैं, और फिर वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होता है। वहाँ पे डॉक्टर एस मालिनी की तरह जो है बोगस क्वेश्चन और बोगस आंसर नहीं होते, वहाँ सीधा पूछते हैं। वो ये देखें, मैं समझता वो इलीगल लीगल था, वो जो इलीगल नार्को था पुलिस टॉर्चर में वो लीगल था, क्योंकि वहाँ जो सवाल पूछे जा रहे थे और जो जवाब दिए जा रहे थे वो उसको सुनते थे कि ये तो सच्ची बोल रहा है। बम ब्लास्ट के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं। कितने पाकिस्तानी आए थे मालूम नहीं। बम ब्लास्ट कैसे किया गया आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा इसको तो कुछ मालूम नहीं। तो उस इलीगल टॉर्चर को मैं इलीगल नार्को को मैं लीगल नार्को कहता हूं, क्योंकि जो उसमें सच बयान किया गया वो लोगों ने महसूस किया कि इनका रोल नहीं है। अब इनको किस तरह से इम्प्लीकेट किया जाए, तो चलो इनको बेंगलोर लेके, वहाँ जो हमारी डॉक्टर एस मालिनी है वो हमारे मुताबिक जो है जवाबात रिकॉर्ड करेगी, सीडी दिखाएंगे, और इनको इस सीडी पूरा माइंड हिप्नोटाइज किया गया, पूरा माइंड थ्रू आउट द पुलिस कस्टडी। हमको बताया ही नहीं गया कि किस केस में अरेस्ट किया गया, बस तुमको जो है ये कन्फेशनल स्टेटमेंट साइन करना है, तुमको ये डॉक्यूमेंट साइन करना है, तुमको यहाँ चुप बैठना है, तुमको यहाँ बोलना है, तुमको यहाँ खामोश रहना है, थ्रू आउट द पुलिस कस्टडी।
थर्ड डिग्री टॉर्चर, कभी फर्स्ट डिग्री, कभी सेकंड डिग्री और कभी थर्ड डिग्री टॉर्चर, उसके अलावा वो बात ही नहीं करते थे। तो अजीज़ ऑडियंस, मैं आपके सामने ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नार्को है उसकी हकीकत क्या है। दूसरी जो बात है जो मुझे करनी है केस के बारे में, अभी युग सर भी है, डिटेल में शायद केस रखेंगे इस बारे में, बहुत सारे केस वो रखेंगे। मैं आपको 7/11 बम ब्लास्ट के बारे में मुख्तसर बताता हूँ। 7 बम ब्लास्ट मुंबई की वेस्टर्न लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास जेंट्स कंपार्टमेंट में 6:30 बजे से 6:37 मिनट के दरमियान 7 मिनट के अंदर 7 बम ब्लास्ट हो जाते। एक भी बम जो है फेल नहीं होता, जितने बम रखे गए सब के सब ब्लास्ट हो जाते। इन्वेस्टिगेशन 11 जुलाई की शुरू होती है पुलिस की, 12 जुलाई को स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ATS को ये केस हैंड ओवर कर देती है कि आप किसने बम ब्लास्ट किया मालूम करो, अरेस्ट करो। ATS को कोई ओरिजिनल एक्यूज मिलता नहीं। स्पॉट पंचनामा किया जाता है, स्पॉट पंचनामे में से कोई चीज़ नहीं मिलती। अब ये लोग अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं, किसको पकड़े, किसी ना किसी को पकड़ना है। इनके पास 2 ऑप्शन थे, पुलिस के पास इनके पास 2 ऑप्शन थे। एक तो डिक्लेयर कर देते साहब हमको नहीं मिल रहे कोई एक्यूज और हम लोग जो ये केस सॉल्व नहीं कर सकते, और दूसरा ऑप्शन ये था कि किसी ना किसी मुस्लिम नौजवान को, मुस्लिम यूथ को पकड़ के इसमें अरेस्ट कर देते और कहते कि साहब हमने इस केस सॉल्व कर लिया है और ऐसे ऐसे इन्होंने किया। तो इन्होंने पहला अगर करते तो बदनामी होती, दूसरा करते तो नेकनामी होती। नेकनामी हुई, प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला। हमारा जो आईओ है सदाशिव लक्ष्मण पाटिल, जो इस वक्त अमेरिका में छुपा बैठा हुआ है, आइस से छुपा बैठा है, क्योंकि यहाँ आएगा, इस तरह के प्रोग्राम होंगे, मीडिया वाले जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, कौन जवाब देगा, अमेरिका में जाके छुप गया। उसने जो ये केस लिया है तो उसको इस केस के नतीजे में प्रेसिडेंट ने बुलाकर अवार्ड दिया। तो गलत तरीके से केस को जो है सॉल्व किया गया और 13 लोगों को, जिनके ऊपर सिमी के कुछ ना कुछ पहले केस थे या कोई दूसरा मैटर था, उनको उठा करके डाल दिया। अब स्टोरी कैसे बनाएंगे? ब्लास्ट कर दिया इतना बोलना काफ़ी नहीं होता, या ब्लास्ट नहीं किया इतना बोलना काफ़ी नहीं होता। किया है तो कैसे किया है, डिटेल बताइए, विटनेस बताइए। नहीं किया है तो कैसे नहीं किया है, कहाँ थे उसकी डिटेल बताइए। तो जब इन्होंने कहा कि इन्होंने किया है तो इन्होंने सारा का सारा फ्रेमिंग शुरू कर दी। 3 चीज़ें इन्होंने बेसिकली डाली जिस पे कन्विक्शन लगा है। फर्स्ट कन्फेशनल स्टेटमेंट, सेकंड रिकवरीज और थर्ड फॉल्स विटनेसेस। मैं आपको रिकवरी के बारे में पहले बताता हूँ। रिकवरी में इन्होंने ये किया कि किसी ना किसी के घर से कह दिया साहब इसके घर से RDX मिला, इसके घर से RDX के पार्टिकल्स मिले, इसके घर से सिमी लिटरेचर मिला, इसके घर से जो है बॉम्बे और एशिया का मैप्स मिले। ऐसे मैप्स इस केस में एविडेंस के तौर पे रखे गए। बॉम्बे का मैप जिस पे लाल लाल डॉट से निशान है, ये मॉल और ये स्टेशन और ये सिद्धि विनायक मंदिर और दादर और इस तरह के जो निशानात थे, 4 महीने तक वो मैप सबके घरों पे था। बाद में पुलिस ने रिकवर करके उसको एविडेंस के तौर पे बताया। इतने बेवकूफ़ नहीं होते बम ब्लास्ट करने वाले, बहुत स्मार्ट होते होंगे। एक आम क्राइम करने वाला भी स्मार्ट होता है, अपने सारे एविडेंस छुपा देता है, मिटा देता है। ये 4-4 महीने तक मैप, एक मैप एशिया का है कि बम्बई से तेहरान यानी ईरान लाइन खींची हुई है और ईरान से पाकिस्तान लाइन खींची हुई है। आप देखिए लाइन ड्रॉ की गई। आजकल के GPS के दौर में, मोबाइल और जो है इस तरह के इंटरनेट के दौर में मैप खींचे, मेरे को बम्बई से तेहरान जाना है, तेहरान से पाकिस्तान जाना है, हथियारों की ट्रेनिंग लेनी है, वापस पाकिस्तान से तेहरान और तेहरान से बम्बई आना है, और वो मैप जो लाइन ड्रॉ किया है जिस पे नाम लिखा है, सिग्नेचर है, वो रखा है संभाल के अपने घर पे। 4 महीने बाद पुलिस आए और लेकर जाए। इसको जो है एविडेंस के तौर पे पेश किया गया है और इसके ऊपर जो है सज़ा मिली है। ये रिकवरी है। दूसरी चीज़ जो है विटनेसेस में इन्होंने ये किया है, बहुत खबरी स्टॉक विटनेसेस पुलिस के पास बहुत है। आजकल तो अच्छे भले मानस भी जो है पुलिस के खबरी बन गए, पुलिस के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे भले मानस। मुस्लिम कम्युनिटी का भी बुरा हाल है। अपनी सेफ्टी के लिए मेरे को मत फंसाओ साहब, मेरे को बम ब्लास्ट में मत डालना, मैं आपका काम कर दूंगा। इस तरह के विटनेस भी है। और कुछ हमारे रिश्तेदारों को डरा धमका करके, उन्होंने खुशी से गवाही नहीं दी है, वो खुशी से विटनेस नहीं बने, लेकिन उनको डरा धमका करके कि अगर तुमने गवाही नहीं दी तो तुमको भी इस केस में डाल देंगे। एक्यूज नंबर 14, एक्यूज नंबर 15 तुम होंगे और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से उन्होंने विटनेस खड़ा किए जिन्होंने मजबूरी में आकर, प्रेशर में आके गवाही दी। इस आधार पर कन्विक्शन लगा। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कन्फेशनल स्टेटमेंट। टाडा का सेक्शन 15, पोटा का सेक्शन 32
और मोका का सेक्शन 18। ये अलग अलग सेक्शन है, शक्लें अलग है, लेकिन काम एक ही है। पता नहीं कानून बनाने वालों ने, मैं वो मिनट्स बुक हमने निकाला वहाँ से, महाराष्ट्र असेंबली से मिनट्स बुक हमने पढ़ी कि कानून बनाने वालों के पेश नज़र क्या था कि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट के प्रोविजन सेक्शंस डाले गए इसमें, और एकदम इलॉजिकल बहस चल रही है। छूट जाते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन, बड़े बड़े कांड करते हैं, बड़े बड़े केसेस करते हैं, बड़े बड़े क्राइम करते हैं, छूट जाते हैं। कुछ तो ऐसा साधन होना चाहिए कि कन्विक्शन ज़्यादा हो। कन्विक्शन रेट कम हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, कुछ तो ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि कन्विक्शन रेट बढ़े। कन्विक्शन रेट बढ़ाने के लिए, लेकिन टाडा और पोटा और मोका के अंदर आप कन्फेशन की अगर आप सेक्शंस पढ़ेंगे और उसके आप रूल्स पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा। तो उसमें यह है कि जब इंसान को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपने किए का प्रायश्चित चाहता है, तब वो कहता है अपने ऑफिसर को कि साहब मैं जो है कन्फेशन देने के लिए तैयार हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी में 9-10 साल जेल में रहा, मैंने किसी ऐसे भी क्रिमिनल को देखा नहीं जिसको पछतावा हो। प्रायश्चित की बात तो दूर की है, लेकिन ये कानून में लिखा है और इस बकवास को लोग मान रहे हैं। बहरहाल यहाँ तो कोई हमने क्राइम किया नहीं था और यहाँ तो किसी पछतावे और प्रायश्चित का सवाल नहीं उठता था। पूरी जो स्टोरी बनाई थी उसको लिख करके 10, 15, 20, 25, 50 पेजों के अंदर ATS वाले लाते थे और कहते थे इस पे साइन करना है। यू कांट रीड, तुमको जो है पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है। सबके हिंदी में थे वो, कोई पढ़ नहीं सकता उसको। और जब हम इसको रिफ्यूज़ करते थे साइन करने से, तो फिर ATS वाले जो है टॉर्चर शुरू करते थे, 3rd डिग्री टॉर्चर की मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, इसलिए कि आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। इस कदर टॉर्चर होता था कि हमारे प्राइवेट पार्ट से खून निकल जाता था और इस कदर टॉर्चर होता था कि हम बेहोश हो जाते थे। और जब भी आदमी ये बर्दाश्त कर लेता है कि नहीं मैं ये गलत काम नहीं मैं साइन करूंगा, तो फिर वो तीसरे हथकंडे इस्तेमाल करते, घर वालों को बुला कर लाते हैं, बीवी बच्चों को बुला कर लाते हैं, माँ को उठा कर लाते हैं और उनको जो है हमारे सामने इंसल्ट करते हैं। हमारे भाइयों को, हमारे रिश्तेदारों को उठा के लाते, उनको इंसल्ट करते और धमकी देते कि उनको जो है एक्यूज़ बना देंगे, और धमकी देते हैं कि हम उनको जो है इस केस तुम्हारी औरतों को जो है हम लोग रेप करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ हमने लिख कर दिया। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कन्फेशन जो है इसमें लिया गया। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस केस में एक थ्योरी IM की है, इंडियन मुजाहिदीन। ये पैरेलल थ्योरी, डिफेंस थ्योरी हमने नहीं रखी है, पुलिस ने रखी कि ये ब्लास्ट हमने नहीं किया, इंडियन मुजाहिदीन ने किया। आपकी ये स्टेट की गवर्नमेंट, इसके पास भी जो उसने कागजात दिए हैं कोर्ट के अंदर, हिंदुस्तान की 7 स्टेट की पुलिस ये कहती है, 7 स्टेट, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, UP, 7 स्टेट कहती है कि 7/11 बम ब्लास्ट इन लोगों ने नहीं किया, 7/11 बम ब्लास्ट किसी और ने किया, इंडियन मुजाहिदीन ने किया। उसके बावजूद हाल ये है कि इसके अंदर कन्विक्शन है, मैक्सिमम कन्विक्शन है, और इसमें ऐसा कन्विक्शन है कि आज पूरे मुल्क में 5 फांसी की सज़ा के लोग इसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं आपके सामने जो बातें रखना चाह रहा हूँ, वक्त कम है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कन्फेशन एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से किसी को भी सज़ा दी जा सकती है। मोदी को पकड़ के मुझे पुलिस का चार्ज दिया जाए, मोदी को पकड़ के मैं अरेस्ट कर लूँ और उसको कन्फेशन पे साइन करवा के उसको कन्विक्शन दिला दूँ, इतना आसान है। किसी को भी सज़ा दिलाई जा सकती है। रिकवरी के नाम पे कर्नल पुरोहित ने बहुत सप्लाई किया इनको RDX और हथियार। कर्नल पुरोहित इनके लेक्चर में आता था ATS के, बॉम्बे के अंदर जो लेक्चर होते थे, और KP रघुवंशी जो लेक्चर करवाता था हाउ टू टैकल टेररिज्म, उस लेक्चर में गेस्ट की हैसियत से आके लेक्चर देता था। तो वो जो है वहाँ से सप्लाई करता था फौज से, और इसी के साथ साथ गवाह के तौर पे इनके पास बहुत सारे लोग हैं। तो किसी को कन्विक्शन देना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कमाल की बात नहीं है, बहुत आसानी से। हमारे केस में जो 12 लोग अभी भी मौजूद है, जेलों के अंदर है, उनके खत आते। कल ही एक एक्यूज़ का खत आया, मैं पढ़ते पढ़ते एकदम रूहान सा हो गया कि आप देखिए, एक आदमी जिसने क्राइम नहीं किया है उसको टेररिज्म का लेबल लगा दिया जाता है,
उसको टॉर्चर किया जाता है, उसके घर वालों को टॉर्चर किया जाता है, उसको कई साल तक जेल में रखा जाता है और यह साबित कर दिया जाता है कि वो टेररिस्ट है, उसको सजा भी दी जाती है। और हमारे वकील हजरात फिर मजबूरन हम ये आर्गुमेंट करना पड़ता है उनको कि हाँ साहब, इन्होंने अगर कर किया है क्राइम तो इनको कम से कम सजा दो। जिस दिन ये बात हमारे वकील कह रहे थे कोर्ट में, उससे बुरा दिन कोई नहीं था हमारे लिए, उससे बुरा दिन कोई नहीं था। हम सब रो रहे थे कि ये नौबत आ गई कि हमको ये आर्गुमेंट करना पड़ रहा है, साहब अगर इन्होंने ब्लास्ट किया है, अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे तो इनको कम से कम सजा दो। आर्चीज एंड एरेस्ट की थेरी रखी गई, याकूब मेमन वाली, 93 ब्लास्ट वाली। वो बहुत ही जो है शर्मनाक दिन हमारे लिए था और बहुत ही अफसोसनाक दिन था। तो ये जो 12 के 12 लोग हैं, ये सब बेगुनाह है, मुझसे ज़्यादा बेगुनाह है। जिस दिन मैं जेल से बाहर आया उस दिन मैंने मीडिया को स्टेटमेंट दिया है, दे आर मोर इनोसेंट देन आई, मुझसे ज़्यादा बेगुनाह है, लेकिन अफसोस आज भी जेलों के अंदर है। और जब तक वो रिहा नहीं होते मेरी ये स्ट्रगल जारी रहेगी, और जब तक उन लोगों को फंसाने वाले पुलिस अफसरान अंदर नहीं जाते मेरी ये स्ट्रगल जारी रहेगी। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। अगर मुसलमान दहशतगर्द होता तो मैं बाहर आने के बाद हथियार उठाता, कलम उठा के ये किताब नहीं लिखता। खुदा हाफिज़। मैक्सिमम कन्विक्शन है, और इसमें ऐसा कन्विक्शन है कि आज पूरे मुल्क में 5 फांसी की सज़ा के लोग इसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं आपके सामने जो बातें रखना चाह रहा हूँ, वक्त कम है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कन्फेशन एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से किसी को भी सज़ा दी जा सकती है। मोदी को पकड़ के मुझे पुलिस का चार्ज दिया जाए, मोदी को पकड़ के मैं अरेस्ट कर लूँ और उसको कन्फेशन पे साइन करवा के उसको कन्विक्शन दिला दूँ, इतना आसान है। किसी को भी सज़ा दिलाई जा सकती है। रिकवरी के नाम पे कर्नल पुरोहित ने बहुत सप्लाई किया इनको RDX और हथियार। कर्नल पुरोहित इनके लेक्चर में आता था ATS के, बॉम्बे के अंदर जो लेक्चर होते थे, और KP रघुवंशी जो लेक्चर करवाता था हाउ टू टैकल टेररिज्म, उस लेक्चर में गेस्ट की हैसियत से आके लेक्चर देता था। तो वो जो है वहाँ से सप्लाई करता था फौज से, और इसी के साथ साथ गवाह के तौर पे इनके पास बहुत सारे लोग हैं। तो किसी को कन्विक्शन देना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कमाल की बात नहीं है, बहुत आसानी से। हमारे केस में जो 12 लोग अभी भी मौजूद है, जेलों के अंदर है, उनके खत आते। कल ही एक एक्यूज़ का खत आया, मैं पढ़ते पढ़ते एकदम रूहान सा हो गया। क्या आप देखिए, एक आदमी जिसने क्राइम नहीं किया है उसको टेररिज्म का लेबल लगा दिया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसके घर वालों को टॉर्चर किया जाता है, उसको कई साल तक जेल में रखा जाता है, और यह साबित कर दिया जाता है कि वो टेररिस्ट है, उसको सजा भी दी जाती है। और हमारे वकील हजरात फिर मजबूरन हम ये आर्गुमेंट करना पड़ता है उनको कि हाँ साहब, इन्होंने अगर कर किया है क्राइम तो इनको कम से कम सजा दो। जिस दिन ये बात हमारे वकील कह रहे थे कोर्ट में, उससे बुरा दिन कोई नहीं था हमारे लिए, उससे बुरा दिन कोई नहीं था। हम सब रो रहे थे कि ये नौबत आ गई कि हमको ये आर्गुमेंट करना पड़ रहा है, साहब अगर इन्होंने ब्लास्ट किया है, अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे तो इनको कम से कम सजा दो। आर्चीज एंड एरेस्ट की थेरी रखी गई, याकूब मेमन वाली, 93 ब्लास्ट वाली। वो बहुत ही जो है शर्मनाक दिन हमारे लिए था और बहुत ही अफसोसनाक दिन था। तो ये जो 12 के 12 लोग हैं, ये सब बेगुनाह है, मुझसे ज़्यादा बेगुनाह है। जिस दिन मैं जेल से बाहर आया उस दिन मैंने मीडिया को स्टेटमेंट दिया है, दे आर मोर इनोसेंट देन आई, मुझसे ज़्यादा बेगुनाह है, लेकिन अफसोस आज भी जेलों के अंदर है। और जब तक वो रिहा नहीं होते मेरी ये स्ट्रगल जारी रहेगी, और जब तक उन लोगों को फंसाने वाले पुलिस अफसरान अंदर नहीं जाते मेरी ये स्ट्रगल जारी रहेगी। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। अगर मुसलमान दहशतगर्द होता तो मैं बाहर आने के बाद हथियार उठाता, कलम उठा के ये किताब नहीं लिखता। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया शेख साहब. I'll just make a short summary translation, an attempt at that very quickly. Mr. Sheikh starts by telling us that today he's come to Bangalore after 11 years. The last time he was here was in 2006 when he was brought here by the anti-terrorism squad to undergo narco analysis in Bangalore. Now, the narco analysis that he did undergo in Bangalore at the hands of Dr. Malini, who was at that time working and conducting the narco analysis tests on accused, was completely doctored and illegal. They were forced to make answers in a way that they did not wish to. Their answers were doctored. The questions were doctored. The answers to certain questions were completely doctored and taken out of context. So he gives us an example that they were asked
as to how many children do they have or what comes after the number 5. And if somebody said 6, the question would change to how many Pakistanis came to your house or how many terrorists came to your house. If they were asked how is a TV operated and they said by remote, the question in the CD would subsequently become how is a bomb triggered? And the answer would be by remote. And he has listed out the exact way in which he has been tortured and such a false piece of evidence collected from him. He has also told us as to how, while in custody of the ATS, he managed in time to warn another accused person who was also accused similarly of a terrorist offense, and he was about to go narco analysis, to only give one response to whatever question was asked, which was that my name is Asif and I am innocent. And that is what that person did. And contrary to expectation that he would be acquitted after such a test, Dr. Malini in fact testified that he is the hardcore, the kingpin of that entire conspiracy. He has also told us about the torture that is carried out by the anti-terror squad and the police. This case that he was accused in, where the 7/11 Bombay blast case, where Mumbai local trains were targeted and a score of people lost their lives, the investigation was transferred within 5 days of the offense to the ATS. And it is quite clear that the ATS was not able to find any evidence from the spot. Options. One was to give up and say we can't find any evidence, which would have led to a lot of shame for them as a service. And the second option was to frame certain Muslim youth, certain people who they suspected, or without any basis at all. There are 3 major ways in which investigations are carried out which are so fraudulent. One is